अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है कश्मीर का। पुलवामा वाकया, बल्कि मैं कहूँगा कि इंडिया की जानिब से पुलवामा ड्रामा, जिसकी सबूत आने शुरू हो गए हैं अब कि आपने अपने इलेक्शन के लिए अपने मुल्क में एक नई फिजा कायम करने के लिए, क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर सके, इस ड्रामे को रचाया। उसमें आपने अपने ही लोगों को इस जगह पे पहुंचाया और फिर उसके बाद आपने चाहा कि वो पाकिस्तान पर ये डाल दें। लेकिन ये अब सूरत हाल है कि इस पुलवामा ड्रामा के बाद जो है कश्मीर का इशू और ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। कभी कभी हमें हैरत भी होती थी कि भाई वो लोग जो दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के चैंपियन बनते हैं, जहां पर किसी एक शख्स के ऊपर जुल्म जो बर्दाश्त नहीं कर पाते उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, वो ताकतें जो हैं, वो लोग जो हैं, वो NGOs जो हैं, वो कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाती। एक ऐसी जगह जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा, इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो वो कश्मीर पे हो रहा है, कि जहां पर उनके प्यारों को शहीद किया जा रहा है, पैलेट्स गन के जरिए उन्हें उनकी आंखें छीनी जा रही हैं, उन्हें जख्मी किया जा रहा है और वहां के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही। पाकिस्तान वाहिद उनका एक सिफारती वकील बना हुआ है। और अब हमने ये देखा, और ख़ास तौर पे आज OIC की जानिब से भी जो करारदाद पेश की गई, उसमें भी वाज़ेह तौर पर वाशगाफ अल्फाज के अंदर जो है वो ये बात कही गई कि कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए और उसके साथ साथ वहां जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसका खात्मा किया जाए। मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, इस तमाम पाकिस्तान अमेरिका के इस कशीदगी के माहौल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अब इंडिया के अंदर जो है मोदी के खिलाफ जो है मुजाहरे होना शुरू हो गए हैं और वहाँ की आवाम जो है, जो कि हम समझते हैं कि बाशऊर आवाम होनी चाहिए, मीडिया उनको कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करे, लेकिन वहाँ पर भी इंसान बसते हैं, कुछ सूझबूझ रखते हैं, वो जो है उसका अपने वोट के इस्तेमाल से भी वो इसका अंदाज़ा कर देंगे आने वाले वक्तों में। और उसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो है जो मुजाहरे हो रहे हैं मोदी के खिलाफ, उसमें नजर आ रहा है कि वहाँ की आवाम भी, मेजॉरिटी ऑफ दी पब्लिक ऑफ इंडिया जो है वो भी अमन चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे थे कि इस सिचुएशन से पहले, पुलवामा वाक़ये से पहले जो है पाकिस्तान में अपोजिशन जो है वो बटी हुई थी। हुकूमत जो है उसके और अपोजिशन के दरमियान जो है एक महाजराई बहुत ही उरूज पर थी, लेकिन हम सब एक पेज पर आ गए, इस वाक़ये से हम जुड़ गए और आप जो है वो बिखर गए। और इस वक्त इंडिया की तमाम सियासी जमातें जो हैं, इवन BJP के अंदर से भी जो आवाज़ें आ रही हैं कि इलेक्शन में जाने का ये बहाना जो ठीक नहीं है। और ख़ास तौर पे आपने दुनिया भर में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के ज़रिए भी, और कुलभूषण यादव जो एक वाज़ेह मिसाल हमारे पास मौजूद है, जो दहशत गर्दी तवील अरसे से पाकिस्तान में मचाई थी, उसमें उस तवील अरसे से जो दहशतगर्दी आपने हमारे मुल्क में दी थी, उसका भी जो है एक्सपोज होने का वक्त जो है अब आ गया है। बहुत ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ जो है डॉक्टर रमेश कुमार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं, आपको हम वेलकम कहते हैं। उसके साथ साथ हमें फॉर्मर एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब भी चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब, आप अभी पिछले दिनों मुझे क्लियर आ रही है। जी, पुलवामा वाक़ये के बाद जो है आप भारत गए और वहाँ पर आपके इस दौरे को अहमियत इस लिहाज से दी जा रही है कि एक जो माहौल वहाँ पे मौजूद था उसको आपने देखा। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो हमने खैर सगाली दिखाई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और हमारी पार्लियामेंट ने और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो एक फ्रेंडली एक रवैया दिखाया और हमने भारतीय पायलट को उनके हवाले किया और दुनिया के सामने किया, कुछ छुप छुपा के नहीं किया। उनकी तो ख्वाहिश थी एक लम्हे में आके कि भाई हम एक प्लेन भेज देते, वहाँ पे आप भेज दें। हमने कहा नहीं भाई, हम एक काम कर रहे हैं, अच्छा तो दुनिया के सामने करेंगे। आप समझते हैं कि इंडिया के अंदर भी अब सेंटिमेंट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं? अब जो है वो उनके सामने नजर आ रहा है कि इंडिया के वजीर आजम ने खुद जो ड्रामा खेला? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब मैं गया पुलवामा हमले के बाद, और उस वक्त बहुत टेम्परेचर वहाँ पे भी गर्म था, माहौल बहुत गर्म था, ये रिएक्शन की बातें हो रही थी, मगर जब उनको मैंने बहुत ही एक अपने स्पिरिचुअल तरीके से एक यकीन दिलाया कि बिल्कुल ये बात सही नहीं है जो आप पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसके अंदर मीडिया के साथ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ और उसमें बहुत माहौल ठंडा पड़ गया था।
ठंडा पड़ने के बाद मेरी जो मुलाकातें हुई, उस मुलाकातों में भी मैंने उनको यकीन दिलाया कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। मगर 2-3 दिन के बाद दोबारा जो ये रिएक्शन आया, रिएक्शन आने के बाद जो हमने जिस तरीके से रिटेलिएटेड किया और वो आपके सामने है, और उसके बावजूद भी हमारे डीजी आईएसपीआर की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो भारत ने जो एग्रेशन दिखाई उसके ऊपर के हम जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज देंगे, वो भी आपने सुना। और फिर जिस तरीके से उसने सरप्राइज दिया, सरप्राइज देने के बाद भी वो अपनी फतेह को जश्न नहीं मना रहे थे, मगर फिर भी वो इंसानियत की बात कर रहे थे कि मौजूद इंसान की बात कर रहे थे कि हमने इस तरीके से पायलट को पकड़ा, इस तरीके से लेके आए। और अभी डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अभी जो ताजा आपके सामने बयान आपने शायद देखा हो, नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं कि राफेल तैयारे हमारे पास होते तो ऐसा नहीं होता। यानी वो अपनी शिकस्त मान रहे हैं कि हमारे पास वो तैयारे नहीं थे जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते। और जस्ट 90 सेकंड की बात आ रही है कि उसके अंदर हमारे पायलट्स ने जो उनके तैयारे को निशाना बना दिया, और इस वक्त भी वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इन हालात में भी जो है वो जो तैयारियों की बात कर रहे थे फ्रांस से, उसको अब सामने ला रहे हैं कि वो दुरुस्त थे और वो तैयारे सही ले रहे थे, अगर वो वहां से ले लेते तो। देखिए, वो पॉलिटिक्स तो हर बंदा अपनी सियासत की करता है, अपनी डील को बचाने के लिए वो करता रहता है। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, एक तो आपने जो अपने इंट्रो में बात की ओआईसी की, मैं समझता हूँ ये हमारी फतह है कि हमें लगा कि हमें जाना चाहिए था, मगर अपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने मिलकर एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन के तहत एक डिसीजन लिया कि ओआईसी में नहीं जाना चाहिए। मगर उसके बावजूद भी ओआईसी ने जिस तरीके से हमें सराहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट पायलट को देना और अमन की जो राह को जो दिखाया है, उसको जिस तरीके से सराहा है, मैं समझता हूँ ये ओआईसी में हमारी फतह है। अच्छी हमारी डिप्लोमेसी रही और हमने रिएक्शन भी दिखाया, हमने अपना पावर भी दिखाया। पावर होने के बावजूद भी हमने अपने जश्न नहीं, हमने फिर अमन की बात की। मैं समझता हूँ दुनिया इस चीज को सराह रही है। और इंडिया के अंदर भी आज जो वहां पे जो बाइफर्केशन हुई है, जो पहले नहीं थी, ये जितना भी हमने ये जो काम किया है, ये हमारी बुर्दबारी है। मैं समझता हूँ हमारा पॉजिटिव एक्शन है जिसने इंडिया की सारी पार्टियों को तोड़ दिया है। आप कुछ लोग हमारे जो कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, मगर मैं समझता हूँ हमारी ये अच्छी डिप्लोमेसी, अच्छी हमारी पॉलिसी थी। चाहे पायलट को छोड़ना, चाहे रिएक्शन दिखा के फिर भी अमन की बात करना, खान साहब की तरफ से असेंबली की स्पीच या डीजी आईएसपीआर की दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा एक मैसेज था इंडिया के लिए। जिस इंडिया के अंदर जब मैं गया तो पब्लिक, मीडिया, इवन अपोजिशन, मेरे जाने के ऊपर कांग्रेस ने भी जो क्रिटिसाइज किया कि भाई मोदी जो है वो उधर से हमें कह रहा है कि मुझे बदला लेना है, इधर से ये डिप्लोमेसी कर रहा है, तो मेरे ऊपर भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। मगर आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्शन दिखाया, तो उसके बाद मैं समझता हूं वहां पे अब बाइफर्केशन आ गई है, उसका हमें फायदा लेना चाहिए। जी डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बात यह है कि बॉस आपने ठीक बात की, हमारी एक सिफारती फतह भी हुई है और जंग के मैदान में भी हमारी फतह हुई है। पहला राउंड हम जीत गए हैं। लेकिन जो आपने बात की डीजी एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो 2 हुई, या इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ मौकों पे जो बात की, ये बहुत दानिशमंदी, सब्र और एक एतमाद दिया अवाम को, और एक मुजाहिरा किया कि हमारे पास जो है कुछ सोच विचार मौजूद है। हम समझते हैं कि जंग क्या होती है और अमन क्या होता है, और खासतौर पे इसका मुजाहिरा हमने देखा कि इस रवैये को एक्सेप्ट किया इंडिया के अंदर भी। वरना वजीर आज़म पाकिस्तान जो हैं या डीजी एसपीआर जो हैं, जो ये कहते रहे कि भाई हम जश्न भी मना सकते थे, लेकिन हमने कहा कि जंग में किसी की जीत और हार नहीं होती, सिर्फ इंसानियत की हार होती है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। रिजवान जी सर, देखो ओआईसी 1.8 बिलियन लोगों का एक प्लेटफार्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद वो बड़ा प्लेटफार्म है। आज ट्रंप साहब का बयान आना, मुख्तलिफ कंट्रीज का, रशिया का बयान आना या ओआईसी की तरफ से उसको सराहना, ये चीजें रायगान नहीं जाती है। ये चीजें हमारे लिए बहुत पॉजिटिव जाएंगी और इसने इंडिया के अंदर भी, और मैं आपको बताऊं वहां पे माहौल इंडिया के अंदर भी, जब मैं गया था तो भी ये लोग चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ हम अमन चाहते हैं, मगर पाकिस्तान ने ये पुलवामा का अटैक किया जिसकी वजह से हम बदला लेना चाहते हैं। जब मैंने उनको कहा कि ये बिल्कुल गलत, पुलवामा के अंदर
पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान क्यों चाहेगा, जबकि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी किंग की विजिट हो रही है, हमें अपनी जो है वो इकोनॉमी के ऊपर हमारी तवज्जो, हम क्यों चाहेंगे कि ऐसा माहौल बने। वहां पे माहौल चेंज हो चुका था। और आज अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान बैशिंग की हालत में इलेक्शन में गए तो इलेक्शन हारेंगे, अगर पाकिस्तान फ्रेंडशिप माहौल में गए तो इलेक्शन जीतेंगे। ये मैं आज आपको, क्योंकि मैं वहां की भी सूरत हाल को जानता हूं जी, ठीक है। 5 साल वाला पुराना इंडिया नहीं है जो पाकिस्तान बैशिंग चाहता था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अवाम में ये तासुर पाया जाता है। और डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आप तो वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और हम भी जब इंटरनेशनल फोरम्स पर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया के लोगों से मिलते हैं तो महसूस होता है कि अवाम जो है बड़ी सतह पर जो है वो अमन चाहती है। डॉक्टर शाहिद अमीन साहब, साबिक सफारतकार, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अमीन साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं। इसमें एक बड़ा सवाल आ रहा है शाहिद अमीन साहब कि जो दहशतगर्दी इंडिया पाकिस्तान में करता रहा है, कुलभूषण यादव का मामला हमारे सामने मौजूद है, और जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती रही इंडिया की जानिब से, अभी तक जो है हम जरूर बात कर रहे हैं डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग से आगे बढ़े, लेकिन जो दहशतगर्दी इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान में की है उसका भरपूर तौर पर इजहार नहीं कर सके। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? एक तो मैं साबिक सफीर हूँ पाकिस्तान का सऊदी अरब में और OIC में है। जी जी। और दूसरी चीज ये है कि ये जो मसला है दहशतगर्दी का जी, उसमें यकीनन कुलभूषण को हमने गिरफ्तार करके मुकदमा करके जी ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि हमारे पास एक जिंदा एक एविडेंस मौजूद है जी कि भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है जी, और ऑर्गेनाइज तौर पे वो कर रहा है। वो कई साल तक उसका सिलसिला चला है। इसके अलावा भी बहुत सारी और भी शहादतें मिलती रही हैं, जिसे साबित होता है कि इंडिया या तो पाकिस्तान में बराह रास्त या वाया अफगानिस्तान इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है जी। तो ये हमने यकीनन, मैं समझता हूँ, इस मसले को, इस इशू को दुनिया में हाईलाइट किया है और हमें और करना चाहिए। लेकिन ये कि इंडिया का जो है हमारे ऊपर इल्जाम जो है वो इसलिए चल जाता है या माजी में चला है कि हमारे यहाँ बाज ऐसी तंजीमें मौजूद थी जो कि दूसरे मुल्कों में ऐसी कार्रवाइयाँ करती थी जी। और मैं तो साल से लिख रहा हूँ कि हमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी चाहिए ऐसे अनासिर को जो जाहिर है कि बिल्कुल इंडिविजुअली करते हैं, जिनका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका पाकिस्तान में अगर प्रेजेंस है तो वो हमारे लिए एक क्रम की बदनामी की बुनियाद बनती है। और इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल जो भी कार्रवाई की जाए वो पाकिस्तान के, ठीक है, बिल्कुल अपना घर ठीक करना जरूरी है शाहिद अमीन साहब। और दूसरा ये कि हम तवील अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, और ये जो टाइम है इस नई गवर्नमेंट के अंदर, इसमें अगर कहीं कुछ ऐसा मुल्क के अंदर मौजूद है, और हमने कालादम तो तंजीमों को, बहुत सी तंजीमों को करार दे दिया है, लेकिन उनके कहीं भी असर मौजूद हैं तो उस पर जो है वो एक्शन होने चाहिए। ये पूरी दुनिया का हमसे मुतालबा भी है। दूसरी बात ये कि शाकिरुल्लाह की लाश जो है वो पाकिस्तान के हवाले की गई, और 9 रोज बाद जो है वो की गई। हमने जो है जिंदा इंसान को देने में, यानी कि उनके पायलट को देने में हमने जल्दी हमने इतना देर नहीं लगाई जितना उन्होंने एक लाश को क्रॉस करने में जो है यहाँ पे देर की। ये हमारा जज्बा है और उनका क्या जज्बा है ये भी आपके सामने। टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल पाकिस्तान का। आज दुनिया में वजीर आज़म इमरान खान साहब के फैसले की कि आपने एक भारतीय पायलट को हवाले किया, और इससे उससे पहले हवाले किया कि जब वहाँ से कोई पुरजोर मुतालबा आता, और दुनिया ने देखा कि इस अमन की इस ख्वाहिश को और डायलॉग के इस तरीके कार को बहुत ज़्यादा सराहा गया। शाहिद अमीन साहब साबिक सफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब MNA पाकिस्तान तहरीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाहिद अमीन साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं। ये फरमाइए, OIC का आपका अपना एक्सपीरियंस भी है, वज़ीर ख़ारजा हमारे नहीं गए, लेकिन इन द एंड जो है हमारे दफ्तर ओपनिंग सेशन में हमारा बॉयकॉट था और होना भी चाहिए था। उसके बाद जो है दफ्तर ख़ारजा के नुमाइंदे जो हैं OIC इजलास में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इन द एंड जो है करारदाद जो पेश की गई मुत्तफ़िक़ा तौर पे वो पाकिस्तान की वही आवाज़ है जो पाकिस्तान की जानिब से पेश की जाती है। आप इस करारदाद पे क्या राय रखते हैं अपनी? ये देखिए, यकीनन ये हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये हमेशा से OIC की एक ट्रेडिशन रही है। अगर आप पिछले 30 साल का देखें या 40 साल का रिकॉर्ड, OIC हमेशा पाकिस्तान के हक़ में कश्मीर के सिलसिले में
पाकिस्तान के साथ पूरा हिमायत करती है, ताउन करती रही है। ये एक अबनॉर्मल बात जो हुई थी इस साल वो ये थी कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को एज ए स्पेशल गेस्ट बुला लिया गया, जो हैरत की बात थी क्योंकि इंडिया की कोई वहां पे हैसियत नहीं, ना वो मेंबर है ना ऑब्जर्वर है। तो अब वो उसकी डिटेल सामने आ गई है कि खुद ओआईसी सेक्रेटरी जनरल को नहीं मालूम था कि ये ऐसा दावतनामा जा रहा है। वो होस्ट कंट्री ने, यूएई ने अपनी जो भी उनकी मसलियत थी उसमें ओआईसी को पूरा उनके आजमात में लिए बगैर ऐसा इनविटेशन भेज दिया था और बाद में क्लास से वो उस इनविटेशन को वापस लेने की पोजीशन में नहीं थे। हो सकता है उनका ये ख्याल हो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं तो शायद इंडिया पाकिस्तान जो तनाज़ा चल रहा है उसमें कोई एक किस्म की बातचीत का सिलसिला निकले। यूएई के साथ हमारे बहुत ही करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं और यूएई के क्राउन प्रिंस हमारे बड़े अजीम दोस्त हैं। तो मैं समझता हूँ ये वन ऑफ दोज डिप्लोमेटिक जो होती है ना एरर्स हो जाती है, लेकिन ओआईसी ने एज यूजुअल हमारी पूरी हिमायत की है। कश्मीर के सिलसिले में भी हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को उसको कंडेम किया है, जो वहाँ मजालिम हो रहे हैं उसके बारे में भी जिक्र हुआ है। जो उन्होंने हमारी फ़िज़ाई हद को की क्रॉस किया था, वायलेशन की थी, उसकी मजम्मत भी की है, इमरान खान की तारीफ की है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही एनकरेजिंग है और ये हम समझते हैं कि बावजूद इसके कि ओआईसी मीटिंग स्टार्टेड विद ए काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि सुषमा स्वराज को ऐसे बुला लिया, लेकिन ये कि बाय एंड लार्ज ओआईसी ने हमारी बहुत इज्जत हिमायत की है जिसकी हम कदर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम कदर करते हैं और इसमें आगे भी जो इम्पोर्टेंट रोल होगा कि जब ये ममालिक अपने अपने तौर पर भी जो है भरपूर अंदाज में, देखिए एक तो ये अंदाज होता है जो दुनिया का सामने आया कि जनाब डायलॉग होने चाहिए, अमन की बात होनी चाहिए, लेकिन एक अंदाज जो है वो जिसकी हमें तलब भी है अब वो ये है कि किसका मौकिफ दुरुस्त है और किसका गलत है, किसका जो है वो अमन की तरफ जो है उसके फैसले हैं और किसके जारहियत के जो है की तरफ जो है फैसले हैं। दूसरी जानिब जो है डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूं सर, ये फरमाएं कि पुलवामा ड्रामा वो पाकिस्तान पे डालना और अब जो आपके सामने जो है वो ऑडियो भी आ गई है जिसमें ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये इंडिया ने खुद जो है वो करने की कोशिश की और उसमें तारीखें भी सामने आ गई हैं और फिर जो 12-13 तारीख की बात हो रही है ऑडियो टेप के अंदर, उसके बाद फिर 14 तारीख को ये वाकया हो जाना और उसके बाद ना सिर्फ इस तक रुक जाना बल्कि उसके बाद पाकिस्तान के F-16 को निशाना बनाया, ये एक ड्रामा, फिर पाकिस्तान में एक स्ट्राइक की, यहाँ पे 300 जो लोग उन्होंने जो है वो मारने का दावा किया, ये एक ड्रामा। यानी इतनी बड़ी आबादी इंडिया की, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या खेल जो है इंडिया के साथ खुद खेला जा रहा है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब। रिजवान, पहली चीज तो ये कि सच तो आखिर सच होता है और झूठ कभी भी सच को जो ना वो छुपा नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि जो चीजें एलिगेशन, देखें एलिगेशन ग्रीवेंसेस दोनों मुल्कों का एक दूसरे के ऊपर ये आज से नहीं है, 70 सालों से है। और मेन जो ये डिस्प्यूट शुरू होता है वो कश्मीर के साथ शुरू होता है। उधर ये बात की जाती है कि भाई कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ये यहाँ पे तहरीकें चल रही है, पाकिस्तान कराता है। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है वो भी आप देखें कि कलभूषण हो या बलूचिस्तान हो या बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ इतने इंडिया के सफारत खाने और वहाँ से इन्वॉल्वमेंट, ये एक दूसरे के साथ, मगर माजी सीखने के लिए होती है, माजी रहने के लिए नहीं होती है। मैंने वहाँ पे भी ये बात, जब मैं वहाँ की लीडरशिप से मिला, मैंने कहा अगर मैं माजी में जाऊंगा तो फिर ये ना एक दूसरे के ऊपर इल्जामात में हम जाएंगे और जैसे माजी में हम स्टकअप हो गए थे इस तरीके से हम स्टकअप की तरफ जाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। सॉल्यूशन के लिए एक दूसरे के ऊपर एतमाद का जो फकदान है वो खत्म करना पड़ेगा। एक दूसरे की ग्रीवेंसेस को एक तसली के साथ सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद अगर आपका एक दूसरे के बाद एतमाद होगा, ट्रस्ट होगा, तब आप बढ़ेंगे तो ये चीजें हल होंगी। मगर वो तब होंगी जब आप टेबल के ऊपर बैठेंगे। मगर अगर आप जंग में इंसानियत की हार होती है, उधर जंग में अगर आप कहेंगे कि हम लड़ेंगे और ये करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ये है, मैं नहीं समझता हूं ये इतने पढ़े लिखे लोगों के जो है वो अक्लमंदी की निशानी है। मुझे ये बताएं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मुझे फरमाएं कि आप बहैसियत एक, ठीक है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जमात के MNA हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका ताल्लुक क्योंकि हिंदू कम्युनिटी से है और आप जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के लोग बसते हैं उनके भी एक लीडर हैं, तो उस हवाले से क्या आपसे कोई बात हुई? उस हवाले से क्या आपको एक दूसरे अंदाज से जो ट्रीट किया गया या आपको ये इस पे आप खुद ही फरमाएं कि इस चीज को कैसे देखा गया?
देखिए, पहली चीज मुझे रेस्पेक्ट तो बहुत दी गई, क्योंकि मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का पैटर्न इन चीफ भी हूँ, और वहां पे ये जो कुंभ का जो मेला था, वहां पे मुख्तलिफ इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से मेले को दिखाने के लिए इन लोगों ने बुलाया था, मगर एक्सक्लूसिव मीटिंग जो है वो सिर्फ 101 मेरी हुई थी। और उसके अंदर बिल्कुल मैं एक पैटर्न इन चीफ हूं, मुझे लाजमी ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और मैंने उनको ये बताया कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आपको पता है मैं स्पिरिचुअल बंदा हूं, मैंने वहां पे भी ये बात की, स्पिरिचुअल बंदा हूं और धरती को उतना ही मां समझता हूं जितना जन्म देने वाली मां को समझता हूं। और मैं आज आपको यकीन से कहता हूं कि पुलवामा के अंदर हमारे किसी इंस्टीट्यूशन का हाथ नहीं है। ठीक है, और हमें बहुत खुशी होती है, और हमें बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि खासतौर पे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है उन्होंने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का केस लड़ा है, और इस सिलसिले में हम तमाम हिंदू कम्युनिटी आज का नहीं है, ये 65 और 71 की जंगों के दौरान जब फौज हमारे इलाकों में आ गई थी, नौकोट के किले तक आ गई थी, तब भी हमारे बड़े निकले थे कि नहीं हम इधर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, हम सिंध धरती पे रहना चाहते हैं, तब भी हम बाहर निकले थे। ठीक है, अच्छा शाहिद अमीन साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आज की बात नहीं है। ठीक है, शाहिद अमीन साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, ये फरमाएं कि इस वाकये में क्या खोया क्या पाया, जंग में तो सब खोना ही खोना होता है, लेकिन एक चीज जो है सामने आ गई कि ये मुसलसल इंडिया के जो झूठे ड्रामे होते रहे, उसमें कश्मीर का जो इशू जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, और इंसानी हकूक की तंजीमें जिन्हें बहुत ज्यादा आवाजें उठानी चाहिए थी पहले, वो ममालिक जिन्हें किसी एक शख्स की तकलीफ पर भी जो दर्द महसूस होता है, जो जानवरों के हकूक की बात करते हैं, वो कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा जो है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये लम्हा है कि जब इस कश्मीर के केस को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया में जो है वो लेके जाए कि अब इसका मसला जो हल होना चाहिए, आप समझते हैं कि इस वाकये से कश्मीर का इशू बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है? जी, यही अजीब मेरे ख्याल में आयरॉनिक सी बात है कि इंडिया ने जो इस कदर जंगी जुनून रेस किया है, उसका एक नतीजा, उनकी तरफ से अनइंटेंडेड नतीजा ये है कि कश्मीर इशू दुनिया में हाईलाइट हो गया है। क्योंकि जाहिर है कि जब इंडिया पाकिस्तान में इस कम के ख़तरनाक हालात डेवलप होते हैं और दुनिया को अंदाज़ा है कि दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई तसादुम या जंग हो, तो उन हालात में लोग फिर पूछते हैं या मजबूर हैं ये सवाल उठाने पे कि आखिर इंडिया पाकिस्तान में इस कदर बुरे ताल्लुकात क्यों जा रहे हैं। तो उसकी वजह तो जाहिर है कश्मीर है। तो गोया कि इस सारे जो हंगामा हुआ है और एक तसादुम हुआ है या जो कशीदगी बढ़ी है, उससे कश्मीर के बारे में दुनिया में आगाही ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन देखिए, अलमिया अब तक यही रहा है कि सारे ममालिक अपनी खारजा पॉलिसी अपने कौमी मफाद के बुनियाद पे बनाते हैं जी। और इंडिया क्योंकि एक बड़ी मार्केट है, सियासी तौर पे, फौजी तौर पे एक अहम ताकत है, इसलिए दीगर ममालिक का एटीट्यूड ये है कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बिगाड़ना नहीं है। अगर कश्मीर पे कोई बात की तो इंडिया नाराज हो जाएगा। ये चीज़ इंडिया के हक में जाती है। इसका ये मतलब नहीं जो हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने हमारा केस प्रेजेंट नहीं किया, ये बात नहीं है। दुनिया को मालूम है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, ये कोई छुपी डुकी बात नहीं है। वहां से इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, हर किस्म के जराए मौजूद हैं, वो जान के कश्मीर की तरफ देखा ने ब्लाइंड आई। वाई? क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ना बिगड़े। तो ये चीज जो है हिंदुस्तान के लिए एक लिहाज से तकवीत की बुनियाद है। लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त के साथ जो कुछ कश्मीर में मुजालिम हो रहे हैं, जो आज़ादी हो रही है, उसका दुनिया पे असर पड़ रहा है। बाद लोग समझते हैं कि इसका कुछ असर नहीं पड़ता कि 20वीं सदी में सारी जो तहरीकें थी कौमी आज़ादी की सब कामयाब हुई। खुद हिंदुस्तान से अंग्रेज निकले, वियतनाम में अमेरिका को पसपाई हुई, अफगानिस्तान में रूस को पसपाई हुई, साउथ अफ्रीका की वाइट गवर्नमेंट को अपनी ताकत छोड़नी पड़ी। तो ये चीजें देर लगाती हैं बाज़ औक़ात, लेकिन इंशाल्लाह आखिर में जो नतीजा आएगा वो कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक आएगा। बिल्कुल, और आएगा और बहुत जल्द आएगा, क्योंकि वहां पर हर घर के अंदर बुरहान वानी जो है मौजूद हैं। और अब ये क़यादत जो है आज़ादी की जो है नई नस्ल ने अपने हाथों में ले ली है। और आज के इस डिजिटल दौर के अंदर जो है आप कैसे उनकी आवाज़ों को रोक पाएंगे? गो के आपने वहां पे मुसलसल कर्फ्यू लगाया हुआ है, वहां पर इस वक्त इंटरनेट ब्लॉक्स हैं, इंटरनेट पे कोई मालूमात जो है वहां पे नहीं जा रही है, टीवी केबल्स जो है वहां पे बंद हुए हुए हैं, तो बहुत मुश्किल के अंदर वहां पे मौजूद है। जिंदगी जो है बहुत मुश्किल है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद जो है आज़ादी आखिरकार जो कश्मीर को मिलेगी। टाइम एक ब्रेक को, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल पाकिस्तान का।
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, जहां एक जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की दुनिया भर के मीडिया ने तारीफ़ की है और इनके इस अमल को बहुत सराहा जा रहा है कि हर लम्हे जो है मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो हमने वाज़ेह तौर पर सबूत पेश किए, जो जहाज़ हमने मार गिराए, जो हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हुए थे, उनका मलबा भी हमने पेश किया, उनका पायलट जो हमने पकड़ा था उसको भी पेश किया, बल्कि गुडविल जेस्चर के अंदर हमने उसको वापस भी कर दिया। लेकिन जो इल्ज़ाम इंडिया हम पर मुसलसल डाल रहा है, उसका कोई भी वो सबूत पेश नहीं कर पा रहा है। पुलवामा वाक़या जो आपके सामने है, उसका कोई सबूत, कई बार वज़ीर आज़म ने कहा भाई अगर आपके पास कोई सबूत है कि हमारी जानिब से कोई हेल्प हुई है उसके अंदर, आप पेश करें, हम खुद कार्रवाई करेंगे, हम खुद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन उसका कोई सबूत नहीं पेश किया गया। उसके बाद दूसरा F-16 को उन्होंने मार गिराया, उसका कोई सबूत नहीं पेश किया गया। जो वो पुरसे दिखा रहे हैं किसी जहाज के, उनका मीडिया में के अंदर खुद उनके दिफाई तजियाकार बोल रहे हैं भाई ये किसी और जहाज के, ये आप क्या ड्रामा कर रहे हैं। और उसके अलावा जो बात वो स्ट्राइक की कर रहे हैं, पाकिस्तान में उन्होंने जैश ए मोहब्बत के किसी कैंप के ऊपर जो है वो स्ट्राइक किया, 300 साढ़े 300 लोग मारती है, कोई सबूत उसका पेश नहीं किया। कोई इंटरनेशनल सैटेलाइट्स जो हैं किसी किस्म की, बल्कि कुछ हमारे दरख्तों को नुकसान पहुंचाया, उस पर भी केस होगा। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर रमेश कुमार साहब ये फरमाएं कि कुछ लोग जो हैं अपोजिशन के अंदर भी और सोशल मीडिया पे तनकीद भी कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे, आपकी गवर्नमेंट पे, कि ये कुछ ज़्यादा ही गुडविल जेस्चर दिखा दिया गया है। मकसद हम जो यानी इंडिया कश्मीर पे कोई बात नहीं कर रहा, उल्टा वो आप पे बात कर रहा है कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द मौजूद हैं, उनकी बकौल उनके, उसका खात्मा किया जाए। वो बमबारी कर रहा है मुसलसल LOC के ऊपर, वो जो है कश्मीर पे मुसलसल जुल्म और ज्यादती का सिलसिला उसने बढ़ाया हुआ है, वहाँ पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, वहाँ पे इंटरनेट बंद किया हुआ है, तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम मुसलसल जो है वो आंखें बिछाए बैठे हुए हैं। ये तनकीद भी हो रही है डॉक्टर रमेश कुमार साहब। निवड़त कभी भी कमजोरी नहीं होती है, ये आप जहन में रख लें। मैं समझता हूं हमने रिएक्शन दिखा के, सरप्राइज देके, और फिर इनके पास जो है वो जिस तरीके से DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत कुछ थी। मगर ये तनकीद, मैं समझता हूं ये हमारी जो निवड़त है वो भारत की पूरी हुकूमत के साथ, जो अपोजिशन इस पुलवामा अटैक के बाद खड़ी थी, मीडिया खड़ा था, लोग खड़े थे, वो बाइफरकेट हो चुके हैं। ये हमारी जीत है। तो हमारी कम से कम एक स्टैंड को जो इस वक्त तक हमने दिया है, सारी अपोजिशन, सारी अवाम, सारी मीडिया, सब ने मिलके कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के साथ हैं, हम यकमुश्त हैं, इसको कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दें। और ये मेरी इल्तिजा है सारी पॉलिटिकल पार्टी से कि इस इशू के ऊपर सियासत नहीं करें, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर, हमने अपने मुल्क के अंदर ये जो दहशतगर्दी के हवाले से पहले 70,000 जाने देके बहुत कुछ भुगता है। अभी हमें बहुत समझदारी के साथ, सोबर तरीके के साथ, टॉलरेंस के साथ, सब्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। और जहां पे सब्र नहीं होगा, तब हम पहले भी माजी में इसी एग्रेशन की वजह से हमने बहुत नुकसान खाए हैं। अब हमने कम से कम अपने मुल्क के अंदरूनी खतरात से हम संभले हैं। हमें अब वक्त आ गया है कि हम अपने बाहरी खतरात से संभलें। पहले हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री खाली थी, अब कम से कम एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड बंदा हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर है। मैं समझता हूं पहले यह भी तासर दिया जाता था कि सब एक पेज के ऊपर नहीं है। आज एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कोई कहे या नहीं कहे, मैं समझता हूं एक पेज के ऊपर है। और ये इंडिया में भी कहते थे, वहां पे भी कहते थे कि हाँ एक अच्छा माहौल है कि अभी एक पेज के ऊपर है। पहले भी एक पेज के ऊपर थे, मगर आज तो क्लियर कट एक मैसेज है। तो मैं समझता हूं हमें पॉजिटिवली जाना चाहिए, अच्छे तरीके से खेलना चाहिए। एडवाइस OIC के अंदर मेरा खुद का ये राया था, क्योंकि मैं खुद पूरी दुनिया की सियासत के ऊपर नजर होती है। मैंने कहा मैदान खाली नहीं छोड़े और उस मैदान के ऊपर शाह साहब को जाना चाहिए। ऐसे हम उसको प्लेटफॉर्म नहीं दे, मगर जब ज्वाइंट रेजोल्यूशन के तहत अपोजिशन की ये डिमांड थी, हमने उसकी डिमांड मानी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपोजिशन यहां पे टूटे नहीं, एक पेज के ऊपर है। हमारे पास बहुत सारे, असद उमर की भी ये ख्वाहिश थी कि शाह साहब को जाना चाहिए, नहीं तो एक सेशन में जिसमें सुषमा की स्पीच हो उसमें बायकॉट करे, बकाया में वो रहे वहां पे। मगर जब हम एक अपोजिशन के साथ, उनकी सोच के साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क की सलामती के मसले हैं, ये मुल्क की, और जो सीनियर पॉलिटिशियन है उसके वर्डिक्ट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं उस पॉजिटिव का इमेज ये नहीं डेवलप करें कि हम दोबारा जो है वो वही पुरानी सियासत में जा रहे हैं जो आज से 1 महीना पहले थी,
कि हम एक तरफ जा रहे थे, दूसरा दूसरी तरफ जा रहा था। एक और मैसेज दिया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी इतने मसले के हैं जिसके अंदर पूरी पाकिस्तान की क़यादत इस तरीके से घिरी हुई है कि हम इंटरनेशनली प्रेशर डालेंगे तो वो पाकिस्तान। रमेश कुमार सानी कोशिश करूंगा। शाहिद अमीन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। शाहिद अमीन साहब, पहला राउंड जो है वो काफी हद तक हम जीत चुके हैं, क्योंकि बात जीत और हार की नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमारे डीजी एसपीआर ने भी कहा कि जंग के अंदर जो है इंसानियत की सिर्फ हार होती है, लेकिन एक जीत और हार जरूर होती है और वो सच और झूठ की होती है। तो सच जो है वो जीत गया है और हार और वो ड्रामा मुसलसल जो इंडिया करता रहा है और उनके टीवी चैनल्स दिखाते रहे हैं, उसमें हमें कामयाबी हुई है। अब आप आगे जो हैं एज अ सीनियर फॉरेन अफेयर के एक्सपर्ट के तौर पर आपका एक बड़ा तजुर्बा है शोबे के अंदर, हुकूमत को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि हमें अगला जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होना चाहिए? जी, यकीनन आपने सही कहा है कि हमें कामयाबी हासिल हुई है। उसकी मैं समझता हूँ दो वजूहत हैं। एक तो ये कि इमरान खान ने बहुत ही मुदब्बराना एक एटीट्यूड रखा है। उन्होंने फ़ौरन हिंदुस्तान को हर किस्म के दहशतगर्दी के सिलसिले में और तहकीकात के लिए ताउन का यकीन दिलाया है और कहा है आपके पास एविडेंस है तो हमारे पास लाएं, हम पूरी उसमें तहकीकात करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो गोया जो उनका मेन इल्ज़ाम था उसको हमने टैकल कर दिया। ये भी कहा कि हम टेररिज्म के ऊपर एज ए इशू भी बात करते हैं। और दूसरी चीज़ ये, जो कुछ हमने कहा हमने उसकी एविडेंस साथ में लाए। मिसाल के तौर पे जो जहाज गिरा है उसका मलबा, पायलट जो है हमारे। सर आप आगे का बताएं, आगे का फरमाएं, आगे का स्टेप बताएं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? जी अब देखिए, मुझे तो ऐसा नजर आता है कि हिंदुस्तान जो है अभी तक डी एस्केलेट करने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका यकीनन कोई ना कोई इलेक्टोरल रिलेटेड चीज है, या हो सकता है वहां पे अब इस बात पे भी गुस्सा है कि हमारे 2 जहाज कैसे गिर गए। तो आप देखें कि हिंदुस्तान के रवैये में बाज़ लिहाज से सख्ती आई है। कश्मीर में उन्होंने जमात इस्लामी को बैन करके उसकी सारी तंजीमात को कॉन्फिस्केट करना शुरू कर दिया है। मजालिम बढ़ गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग ज्यादा हो रही है। और मोदी साहब के बयानात में खुद वो जो पायलट वापस गया है, जब क्योंकि उसने जाने से पहले एक ऐसा बयान दिया था जिसमें कम से कम हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे को तकवीयत नहीं मिलती थी। ऐसा मालूम होता है किसी ने कहा वो तो हिंदुस्तान में जाके प्रिजनर बन गया है, पाकिस्तान में तो प्रिजनर था ही, लेकिन इंडिया में जाके भी प्रिजनर बन गया है। तो ये उनको नाकामी हुई है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ ऑन द होल हालात बेहतरी की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा सख्त प्रेशर है और सारे लीडर जिनमें अपने रूस के सरबराह हैं उन्होंने भी हिंदुस्तान को अर्ज किया है पाकिस्तान को कि वो सालसी का रोल भी अदा करना चाहते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ओपिनियन को नजरअंदाज ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार इस बात को कहा है कि अमेरिका सिलसिले में कोशिश कर रहा है और अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं। दूसरे आज मैंने देखा कि इंडिया का जो एम्बेसडर है मॉस्को में, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार, आप पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव जो है मैसेजेस आ रहे हैं और अब जो ये पॉजिटिविटी है ये कश्मीर की जानिब भी जाना चाहिए। ये मैसेज जो है कश्मीर के लिए भी आने चाहिए कि वहाँ से जुल्म और ज़्यादती का खात्मा हो और उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना रोल अदा करे। नरेंद्र मोदी ने अपनी हार तस्लीम कर ली है, जब आज वो कह रहे हैं कि काश हमारे पर राफेल तैयारे होते तो ऐसा नहीं होता कि जो हुआ हमारे साथ। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।